अगर आप अभी किसी वाईफाई से कनेक्टेड हो तो कोई भी देख सकता है कि आप किससे चैट कर रहे हो, क्या मैसेज कर रहे हो, आप क्या यूज कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है जब कोई हैकर किसी वाईफाई से कनेक्ट करता है। वो सब देख सकता है कि कौन क्या कर रहा है। इसे कहते हैं पैकेट स्निफिंग। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल है। और आज मैं आपको वही टूल दिखाऊंगी जो हैकर्स यूज करते हैं, वायरशार्क। हाय गाइस, आई एम पावली शर्मा, साइबर सिक्योरिटी मेंटोर एट WSCubeTech। इस कोर्स में हम सीखेंगे वायरशार्क, एक ऐसा टूल जो आपके पूरे नेटवर्क का एक्सरे कर देता है। आज इस कोर्स में आप सीखोगे पैकेट्स क्या होते हैं और डेटा ट्रैवल कैसे करता है नेटवर्क में, और वायरशार्क बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करता है, TCP, UDP, DNS, HTTP लाइव कैप्चर्स में कैसे देख सकते हो। फिर इसके बाद हम देखेंगे फिल्टर्स यूज करना, ताकि एग्जैक्टली आप वो ढूंढ सको जो आपको एक्चुअल में चाहिए और रियल ट्रैफिक को एनालाइज कर सको। कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, बस एक लैपटॉप और क्यूरियोसिटी और थोड़ी बहुत नेटवर्किंग की नॉलेज। अगर नेटवर्किंग नहीं भी आती फिर भी कोई बात नहीं, हम इस कोर्स में थोड़ी बहुत नेटवर्किंग के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। और अगर आप अच्छे से फ्रॉम बेसिक टू एडवांस नेटवर्किंग सीखना चाहते हो तो हमारा नेटवर्किंग का कोर्स आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम वायरशार्क का कोर्स। अभी वायरशार्क के साथ अपन करेंगे क्या, सबसे पहले ये देखते हैं पैकेट एनालिसिस विद वायरशार्क। अभी पैकेट एनालिसिस क्या होता है ये हम आगे समझेंगे। सबसे पहले पैकेट एनालिसिस समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैकेट क्या होता है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी इस कोर्स की। ओके, सो सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या क्या हम इसमें सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले आपका आएगा पैकेट्स एंड डेटा फ्लो। बेसिकली हम ये कवर करेंगे कि नेटवर्क के अंदर डेटा ट्रैवल कैसे करता है। देन उसके बाद देखेंगे कि वायरशार्क जो है वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, उसका जो बैकग्राउंड में काम है वो होता कैसे है। देन देखेंगे तो OSI मॉडल इन एक्शन, मतलब जो OSI मॉडल है वो कैसे काम करता है, कैसे हमारा डेटा OSI मॉडल की लेयर से होकर जाता है। देन देखेंगे कि कौन सी लाइक कॉमन प्रोटोकॉल्स होती हैं। देन उन प्रोटोकॉल्स के लिए हम कौन कौन से फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। देन रियल वर्ल्ड कैप्चर्स भी देखेंगे जो कि हम खुद के लैब में परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज पैकेट, मतलब पैकेट होता क्या है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, पैकेट एनालिसिस। अभी पैकेट एनालिसिस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैकेट क्या होता है, राइट। So data does not travel as one big block, मतलब जब भी आप कुछ ट्रांसफर करते हो अपनी मशीन से या फिर अगर आप कोई मैसेज भेज रही हो अपने फ्रेंड को, तो आपको क्या लगता है कि जो आपका डेटा है वो एक ही बार में आपके फ्रेंड के डिवाइस में पहुंच जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपका डेटा है वो सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिनको हम क्या बोल देते हैं, पैकेट्स। So your data is broken into small units called packets, each carrying a piece of data plus routing and error checking information। मतलब उस पैकेट के अंदर क्या क्या होता है, आपका डेटा, देन उसके साथ राउटिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, देन उसके साथ एरर चेकिंग इंफॉर्मेशन होती है। सो फाइल्स, वेब पेजेस एंड मैसेजेस आर स्प्लिट इनटू पैकेट्स, टिपिकली 64 to 500 बाइट्स। मतलब आपका जो एक पैकेट है वो कितने बाइट्स का हो सकता है, 64 to 500 बाइट्स। देन आता है आपका मल्टीपल राउट्स। मान लो कि ये आपका डेटा है, अब इस डेटा को किस में डिवाइड किया जाता है, पैकेट्स में। अभी यहाँ पे इसको हम छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये बन गए हमारे पैकेट्स। अभी इसके बाद क्या होगा, ये नेटवर्क के अंदर ट्रैवल करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि नेटवर्क के अंदर तो बहुत सारे राउट्स हैं आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए। मतलब अगर आपकी ये टारगेट मशीन है तो यहाँ तक पहुंचने के लिए इसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये जो पैकेट्स हैं ये क्या करते हैं, जैसे कि ये पैकेट 1 हो गया, ये 2, ये 3 एंड ये 4। अभी ये जो आपका फर्स्ट डेटा पैकेट है, हो सकता है कि ये वाला राउट जो है ये चूज करे। देन इसके बाद जो आपका पैकेट 2 है ये हो सकता है कि इस राउट से जाए, एंड हो सकता है कि जो आपका पैकेट 3 है वो इस रूट को चूज कर ले, एंड जो आपका पैकेट 4 है वो भी इस रूट को चूज कर ले, राइट। सो आपके जो डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करते हैं नेटवर्क के अंदर। सो सेम वही चीज लिखी है पैकेट्स में, सेम वही चीज यहाँ पे लिखी है, पैकेट्स में टेक डिफरेंट पार्ट्स एंड रीअसेंबल्ड एट डेस्टिनेशन। अब आप बोलोगे कि अगर ये अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं तो हो सकता है कि जो डेस्टिनेशन है वहां पे जाके भी ये ऐसे ही रैंडमली हमें रिसीव होंगे। बिल्कुल नहीं, जब टारगेट मशीन पे ये सारे के सारे डेटा पैकेज जो है ये पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पे इनके क्या होती है, रीअसेंबली। अब इसका क्या मतलब है कि हर एक डेटा पैकेट को रीअसेंबल करा जाता है, मतलब
जो फर्स्ट वाला डेटा पैकेट है उसको यहाँ पे रखा जाएगा, देन सेकंड वाले को यहाँ पे, देन थर्ड वाले को यहाँ पे एंड फोर्थ वाले को यहाँ पे। सो इस तरह से इसकी रीअसेंबली होती है। देन आता है ईच पैकेट इंक्लूड सेंडर रिसीवर इंफॉर्मेशन एंड एरर चेकिंग। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक पैकेट के अंदर क्या होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन एंड एरर चेकिंग होती है, राइट। एंड उसके साथ साथ सेंडर एंड रिसीवर की इंफॉर्मेशन भी होती है, क्योंकि जो डेटा पैकेट्स हैं वो तो अलग अलग राउट्स को चूज कर रहे हैं, लेकिन अगर ये पैकेट यहाँ से जा रहा है तो इसको कैसे पता लगेगा कि मेरी डेस्टिनेशन क्या है। इसको इसके पास भी तो एक डेस्टिनेशन का एड्रेस होना चाहिए, राइट। वैसे ही हर एक पैकेट के पास सेंडर प्लस डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस, दोनों की इंफॉर्मेशन होती है। सो एनाटॉमी ऑफ पैकेट देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हेडर। हेडर के अंदर क्या होगा, सोर्स आईपी, मतलब जो सेंडर मशीन है उसका आईपी प्लस जो रिसीवर है उसका आईपी, ओके। एंड उसके बाद प्रोटोकॉल, मतलब कौन सी प्रोटोकॉल को यूज करके जो डेटा है वो भेजा जा रहा है। देन आता है टीटीएल, मतलब टाइम टू लीव। देन उसके बाद आता है सीक्वेंस नंबर, मतलब हर एक पैकेट के पास क्या क्या होगा, एक तो सेंडर का आईपी होगा, सेंडर एंड रिसीवर दोनों का आईपी होगा। देन उसके बाद आएगा उसका टाइम टू लीव, देन प्रोटोकॉल आएगी, देन सीक्वेंस नंबर, मतलब ये जो डेटा पैकेट है ये कौन से सीक्वेंस का है। जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया ना कि इसकी जो सीक्वेंस नंबर हो सकते हैं 1 हो, 2 हो या फिर 3, व्हाटएवर, ओके। सो इसके बाद आती है पेलोड। अभी पेलोड क्या है कि एक्चुअल में जो आपका डेटा ट्रैवल करता है, मतलब ये तो चलो हो गए हेडर्स, मतलब अभी जो हमने बात करी ना, जैसे ये हो गया आपका पैकेट। अभी इस पैकेट को 3 चीजों में डिवाइड किया गया। पहला है आपका हेडर, देन बाद में आता है पेलोड, मतलब जो आपका एक्चुअल में डेटा है, एंड देन बाद में आता है ट्रेलर। सो हेडर के अंदर अपन ने इंफॉर्मेशन देख ली कि कौन कौन सी होती है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल, टीटीएल एंड सीक्वेंस नंबर एंड राउटिंग इंस्ट्रक्शंस जो भी है वो भी आपको हेडर्स के अंदर मिलेंगी। देन आता है पेलोड। पेलोड होता है एक्चुअल में जो आपका डेटा भेजना है, मतलब डेटा को छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे डिवाइड करा ना, ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करा। अभी इस पैकेट के अंदर जो भी डेटा है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, पेलोड के अंदर। देन आता है आपका ट्रेलर। अभी ट्रेलर क्या है कि इसमें जो भी एरर चेकिंग है वो यहाँ पे परफॉर्म होगी, एरर चेकिंग, ओके। सो इट कंफर्म्स डेटा इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी का क्या मतलब है कि जो डेटा, मतलब डेटा पैकेट जा रहा है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। इंटीग्रिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपका डेटा ट्रैवल कर रहा है वो एक लेजिटिमेट डेटा है। अब देखते हैं ओएसआई मॉडल। अभी ओएसआई मॉडल के अंदर अपन लाइक मेन जो हमारी लेयर्स हैं वही देखेंगे, मतलब इनके अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स चल रही हैं वो भी देखेंगे, जो कि हम वायरशार्क के अंदर ज्यादातर कैप्चर करते हैं। सो सबसे पहले आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। अभी एप्लीकेशन लेयर के अंदर कौन सी प्रोटोकॉल्स चलती हैं, जो भी आपकी लाइक यूजर इंटरफेसिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि HTTP हो गई, HTTPS, DNS, FTP, ये सारी की सारी कौन सी है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो वायरशार्क में ना ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स को ढूंढते हैं, मतलब जो भी हमारा काम है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं HTTP ट्रैफिक को लाइक कैप्चर करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे फिल्टर्स लगाऊंगी। किसके रिलेटेड फिल्टर्स होंगे, HTTP के रिलेटेड। सो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है। देन आती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर भी ये कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं। देन आती है आपकी नेटवर्क लेयर। अभी नेटवर्क लेयर के अंदर भी आईपी एड्रेस, टीटीएल, राउटिंग, ये सारी की सारी चीजें परफॉर्म होती हैं। देन आती है आपकी डेटा लिंक लेयर, मैक एड्रेस, ईथरनेट फ्रेम। देन आती है आपकी लास्ट फिजिकल लेयर, जो कि एक्चुअल में जो आपकी रिसीवर एंड सेंडर का फिजिकल कनेक्शन बनाने में एक रिस्पॉन्सिबल रहती है। सो फ्रेम साइज, रॉ बाइट सारी के सारी यहाँ से ही ट्रांसफर करी जाती हैं। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या है, 7 4 3 2 1, राइट। मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपको ओएसआई मॉडल नहीं आता तो यहाँ पे आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बस एक ओवरव्यू था, मतलब जो कि जरूरी प्रोटोकॉल्स हैं मैंने आपको वही बताई हैं जो कि इन लाइक लेयर्स में यूज होती हैं, राइट। बट अगर आपको थॉरोली पढ़ना है कि ओएसआई मॉडल क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या है, इनमें कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स क्यों यूज होती हैं, तो आपको क्या करना होगा, हमारा एक प्रीवियस कोर्स है जो कि है नेटवर्किंग। तो आप जाइए हमारे चैनल पे, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वो आप कोर्स देखिए, आपको सारी की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। गाइस अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। तो अगर आप एथिकल हैकिंग में इंटरेस्टेड हो, मतलब जो भी हम सीख रहे हैं आप इसको डीपली समझना चाहते हो, सारे के सारे टॉपिक्स बिना कंफ्यूजन के समझना चाहते हो, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि होगा AI पावर्ड। अभी AI पावर्ड का क्या मतलब है,
आज के टाइम पे आपको पता है कि एआई का ही जमाना है, सब बोल रहे हैं कि जो एआई है वो हमारी जॉब ले लेगा, राइट। एआई आपकी जॉब तभी ले सकता है अगर आप एआई को चलाना नहीं जानते, राइट। वही जो गैप है हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे, मतलब हम आपको एथिकल हैकिंग सिखाएंगे, वो भी एआई के साथ। अभी 8 वीक्स के अंदर हम क्या क्या सीखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे फंडामेंटल साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल्स प्लस नेटवर्किंग समझेंगे, एंड उसके बाद हम लैब सेटअप भी करेंगे, मतलब खुद के पीसी में एक बढ़िया लैब बनाएंगे जिसमें आप लाइव प्रैक्टिस कर सको। देन आपका माइलस्टोन 2 है रिकॉनेसेंस एंड सिस्टम इन्फिल्ट्रेशन टूल किट, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग सीखेंगे अपने लाइक टारगेट के रिलेटेड। अभी इसमें हम क्या सीखेंगे जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में अटैक्स परफॉर्म होते हैं। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सारी की सारी चीजें थ्योरेटिकल नहीं होंगी, थ्योरेटिकल के साथ साथ ये प्रैक्टिकल भी होंगी। मतलब यहाँ पे ये जो आप रियल वर्ल्ड अटैक्स देख रही हो ना, रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन, ये बस थ्योरेटिकल नहीं होगी, हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, वो भी आपकी खुद की लैब पे। देन आता है आपका एडवांस्ड अटैक्स एंड करियर लॉन्च पैड। अभी यहाँ पे आपको ये सब तो सिखाया जा रहा है, एथिकल हैकिंग आपको पूरी तरह से सिखाई जाएगी। अभी उसके साथ साथ आपको करियर काउंसलिंग भी मिलेंगी, एंड इसके साथ साथ आपको बोनस सेशंस भी मिलेंगे। अभी आप बोलोगे कि बोनस सेशंस क्या है? अभी बोनस सेशंस के अंदर आपको इस कोर्स से हटके कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। सो 8 वीक्स का आपका ये कोर्स रहेगा जिसमें 6 लाइव क्लासेस होंगी वीकली एंड 1 आवर्स ईच, और हर एक क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको प्रोवाइडेड रहेगी, वो भी आपके खुद के पोर्टल पे, जो कि आप जब भी चाहो वो एक्सेस कर सकते हो। अभी रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, आपको नोट्स मिलेंगे, क्विजेस मिलेंगे, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ये सब आपको मिलेगा आपके खुद के पोर्टल के ऊपर। अभी इस बूट कैंप में आपको एनरोल करना क्यों चाहिए, मैं बताती हूँ। सबसे पहला रीजन ये है कि ये एआई पावर्ड है। दूसरा रीजन ये है कि ये सारा का सारा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ होगा विद रियल वर्ल्ड हैकिंग अटैक्स। देन लाइव मेंटोर-लेड सेशंस विद डाउट सेशंस, मतलब ये कुछ रिकॉर्डिंग्स नहीं होगी कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे दिए जाएंगे कि हाँ आप इससे सीख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये एक लाइव क्लासेस रहेंगी जिसमें आप मेंटोर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो एंड उनसे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। अभी यहाँ पे डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है उनका मेंशन किया गया है। अभी इसका क्या मतलब है, मतलब हर एक मॉड्यूल के बाद, हर एक वीक के बाद आपके प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जिसमें पूरे वीक के जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे। देन आता है स्ट्रक्चर्ड एंड बिगिनर टू एडवांस एथिकल हैकिंग जर्नी। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस कोर्स के लिए आपको कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं चाहिए, ये बेसिक से स्टार्ट होगा एंड एडवांस तक जाएगा। अभी गाइस आपको एक चीज पता होगी कि जो साइबर सिक्योरिटी है इसमें बहुत सारी जॉब्स जो है वो अनफिल्ड है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अभी भी स्किल्ड वर्कर्स की बहुत ही कमी है। बेसिकली क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, या तो वो बेसिक सी के जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या फिर वो डायरेक्टली एडवांस सीख लेते हैं, टूल्स को सीख लेते हैं, लेकिन उनके बेसिक्स नहीं क्लियर होते। इसी वजह से उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। इसी वजह से बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो अभी भी अनफिल्ड हैं। उन जॉब्स को आप फिल कर सकते हो, आपके पास बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इन जॉब रोल्स को फिल आउट करने की। सो जो हमारा न्यू कोहर्ट है वो बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। मंडे टू सैटरडे क्लासेस रहेंगी, सो जल्दी से जल्दी खुद को रजिस्टर कीजिए, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब समझते हैं वायरशार्क की एक्चुअल वर्किंग। देखो जो वायरशार्क है वो हमारे एनआईसी कार्ड को यूज करता है, वो भी इन अ स्पेशल मोड टू सी ऑल द ट्रैफिक। मतलब जो हमारा नॉर्मल एनआईसी कार्ड है वो हमारे खुद का ट्रैफिक देख सकता है, लेकिन हमारे नेटवर्क के अंदर और जो भी डिवाइसेस है उनका ट्रैफिक नहीं देख सकता। मतलब हमारे नेटवर्क के अंदर और जितने भी डिवाइसेस है उनका ट्रैफिक वो नहीं देख सकता। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। देखो जैसे कि ये मेरी डिवाइस है जो कि एक लैन के अंदर कनेक्टेड है। अभी जैसे कि इस लैन के अंदर और भी काफी सारी डिवाइसेस रहेंगी। अभी क्या होता है नॉर्मली, मैं पहले आपको बताती हूँ बिना वायरशार्क के। अगर ये मेरी खुद की डिवाइस है, मान लो कि ये अटैकर है, अभी क्या होता है कि अटैकर जो है वो खुद का ट्रैफिक ही देख सकता है अपनी डिवाइस से, क्योंकि जो एनआईसी कार्ड है उसके पास इतनी परमिशंस नहीं होती कि वो बाकियों का ट्रैफिक भी देख सके। तो यहाँ पे जो वायरशार्क है ये क्या करता है, ये एनआईसी कार्ड को कुछ स्पेशल परमिशंस देता है। ये स्पेशल परमिशंस कौन सी है ये देखते हैं। अभी ये स्पेशल परमिशन से होता क्या है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अभी यहाँ पे ये जो एनआईसी कार्ड है ना, ये क्या कर सकता है
कि यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस है ना, यहाँ से जो भी ट्रैफिक बाहर जा रहा है या फिर वो आपस में भी बात कर रहे हैं, मतलब जो भी आउटगोइंग एंड इनगोइंग ट्रैफिक है वो सारा का सारा कौन देख सकता है यहाँ पे? अटैकर। ये होता है आपका पैकेट स्निफिंग। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कौन सी पावर्स हैं जो वायरशार्क एनआईसी कार्ड को प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला आता है प्रोमिशियस मोड। अभी देखो नॉर्मली एनआईसी कार्ड जो है ना वो इग्नोर कर देता है बाकी डिवाइसेस के जो पैकेट है, अभी मैंने आपको बताया, बट जो वायरशार्क है वो एक लाइक प्रोमिशियस मोड है जो कि एनआईसी कार्ड में इनेबल करता है। अभी इससे होता क्या है कि बाकी की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके पैकेट्स भी ये कैप्चर कर सकता है। मतलब आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी और डिवाइसेस हैं उन सबका जो ट्रैफिक है वो एक अटैकर देख सकता है। कैसे? बस वायरशार्क के साथ। देन आता है आपका मॉनिटर मोड। अभी मॉनिटर मोड क्या होता है कि ऑन वाईफाई मॉनिटर मोड कैप्चर ऑल द वायरलेस फ्रेम्स इन द एयर, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई। देन आता है आपका लिप कैप एंड एनपी कैप। बेसिकली क्या होता है कि वायरशार्क जो है ना वो इन टूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, टूल्स या फिर ड्राइवर्स बोल सकते हो आप, जो कि रॉ पैकेट्स लेके आते हैं ओएस कर्नल से। किसके पास लेके आते हैं? वायरशार्क के पास। नेक्स्ट आता है आपका लिप कैप एंड एनपी कैप। अभी ये दोनों ना टूल्स हैं, अभी इनको टूल्स भी बोल सकते हैं एंड इनको ड्राइवर्स भी बोल सकते हैं। अभी इनका काम क्या है ये देखते हैं। देखो वायरशार्क जो है वो इन दोनों टूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस चीज के लिए डिपेंड करता है? ताकि वो ओएस से रो पैकेट्स लेके आए। किसके पास लेके आए रो पैकेट्स? वायरशार्क के पास। आई होप ये जो चीजें हैं ये आपको क्लियर होंगी, जो एक्चुअल वर्किंग है कि मतलब वायरशार्क जो है वो आपके पास बाकी डिवाइसेस के पैकेट्स लेके कैसे आता है, ये सब क्लियर होगा। तो एक बार आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। तो इसके एक बार मैं आपको वर्किंग समझा देती हूँ। जैसे कि ये आपके टारगेट डिवाइसेस हैं जो कि लोकल नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है। अब इनका जो ट्रैफिक है वो आपके पास कौन लेके आता है? ये जो टूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। एंड ये जो टूल्स हैं ये जो रॉ पैकेट्स हैं ये किसको देते हैं? एनआईसी कार्ड को। अभी ये जो एनआईसी कार्ड है ये किसको देता है रॉ पैकेट्स? वायरशार्क को। देन वायरशार्क से आप इन रॉ पैकेट्स को डायरेक्टली देख सकते हो, पैकेट स्निफिंग। सो इस तरह से वायरशार्क के पास बाकी की डिवाइसेस के जो रॉ पैकेट्स हैं वो पहुंचते हैं। अभी गाइस वायरशार्क समझने से पहले हमें ना कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी आपको जो ओएसआई मॉडल है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। उसमें आपने देखा टीसीपी, यूडीपी एंड एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, डीएनएस, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन ये सब होता क्या है आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं अभी आपको प्रोवाइड करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि एचटीटीपी वर्सेस यूडीपी ये दोनों होते क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। देखो जो टीसीपी है ना एंड यूडीपी है ये दो प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन। सो बेसिकली टीसीपी जो है ना ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि कनेक्शन ओरिएंटेड है। यहाँ पे देखो कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल है। मतलब ये हमें क्या क्या देती है? गारंटीड डिलीवरी देती है, रीट्रांसमिट करती है। मतलब अगर आपका जो डेटा पैकेट है वो रास्ते में कहीं खो जाता है, मतलब लॉस हो जाता है, सो वहां पे टीसीपी क्या करती है? उसको रीट्रांसमिट करती है। देन आता है आपका यूडीपी। अभी यूडीपी जो है वो लाइक एग्जैक्ट टीसीपी से ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? कि ये कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है, मतलब इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं बिल्डअप होता। देन इसमें कोई भी गारंटी नहीं है कि कोई आपका जो डेटा है वो सही सलामत आपके टारगेट के पास पहुंचेगा। देन ये फास्टर है। देखो टीसीपी जो है वो स्लोअर है एज कंपैरेटिवली यूडीपी। तो इसका यूज क्या है ये देख लेते हैं। टीसीपी कब यूज होती है? जब आप गूगल पे जाके कोई भी लाइक वेबसाइट को ओपन करते हो या फिर ईमेल भेजते हो, कोई फाइल ट्रांसफर करते हो, मतलब जो भी एचटीटीपीएस, एफटीपी, ये सारी की सारी प्रोटोकॉल्स किसके साथ चलती हैं? टीसीपी के साथ। और अगर यूडीपी की बात करें तो ये किसमें यूज होती है? वीडियो स्ट्रीमिंग हो गई या फिर वॉइस कॉलिंग हो गई, इन सब कामों में यूडीपी यूज होती है। क्यों? क्योंकि इट इज फास्टर देन टीसीपी। सो डीएनएस जो है ये भी यूडीपी को ही यूज करता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज थ्री वे हैंडशेक। अभी थ्री वे हैंडशेक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। जैसे कि ये आपकी सेंडर डिवाइस है एंड ये हो गई आपकी रिसीवर डिवाइस। तो मान लो कि ये जो सेंडर डिवाइस है ये टीसीपी को यूज करके कनेक्शन बनाना चाहती है, तो डेटा शेयर करने से पहले यहाँ पे परफॉर्म होता है थ्री वे हैंडशेक। अभी थ्री वे हैंडशेक क्यों परफॉर्म होता है? कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए। सो अब समझते हैं थ्री वे हैंडशेक है क्या। सो सबसे पहले जो सेंडर है वो यहाँ पे सेंड पैकेट भेजता है किसके पास?
रिसीवर के पास, एंड देन जो रिसीवर है वो इस सेंड पैकेट के साथ साथ एक्नॉलेजमेंट पैकेट भी भेजता है। एक्नॉलेजमेंट किसकी? इस सेंड पैकेट की। देन जो आपका सेंडर है वो वापस से इसकी एक्नॉलेजमेंट भेजता है। किस चीज की एक्नॉलेजमेंट? इस सेंड पैकेट की। सो ये होता है आपका 3 वे हैंडशेक, जो कि कब परफॉर्म होता है? डेटा शेयर करने से पहले। इसमें टीसीपी में, ये चीज याद रखनी है कि जो 3 वे हैंडशेक है वो बस टीसीपी में ही परफॉर्म होता है। यूडीपी में 3 वे हैंडशेक नहीं परफॉर्म होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे सेम चीज मेंशन्ड है। टीसीपी 3 वे हैंडशेक, क्लाइंट जो है वो सेंड पैकेट भेजता है, देन जो सर्वर है मतलब आपका जो रिसीवर है वो सेंड प्लस एक्नॉलेजमेंट भेजता है, देन जो क्लाइंट है वो वापस से एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेज देता है। तो ये होता है आपका 3 वे हैंडशेक। तो इसके अलावा हम कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स को देखेंगे जो कि हम वायरशार्क में कैप्चर करेंगे। सो सबसे पहले आपकी आती है HTTP एंड HTTPS। यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ये दोनों होती क्या है। अभी HTTP एंड HTTPS जो है दोनों वेब बेस्ड प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब आप जो भी वेबसाइट्स जो है वो यूज करते हो वो इन दोनों प्रोटोकॉल्स को ही यूज करते हो, राइट। अभी जो HTTP है इसमें होता क्या है कि आपका जो भी डेटा है ना वो अनएनक्रिप्टेड होता है, मतलब आपका जो डेटा है वो सिक्योर नहीं होता, कोई भी रीड आउट कर सकता है। अभी कैसे रीड आउट कर सकता है वो मैं आपको बताऊंगी वायरशार्क के अंदर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसके बाद आता है आपका HTTPS। अभी HTTPS में क्या होता है कि जो भी आपका डेटा ट्रैवल करता है वो एनक्रिप्टेड वे में करता है। मतलब अगर मान लो कि मैंने वायरशार्क को यूज करके जो पैकेट्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर लिया, मतलब जो पैकेट्स हैं उनको मैंने कैप्चर तो कर लिया, लेकिन फिर भी उन पैकेट्स को कैप्चर करके भी मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगी, लेकिन फिर भी उन पैकेट्स को कैप्चर करके भी मैं उसमें से कुछ भी समझ नहीं पाऊंगी, क्योंकि जो आपका डेटा है वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं, साइफर टेक्स्ट में ट्रैवल करता है। तो आई होप ये जो भी अभी मैं टर्म्स को यूज कर रही हूँ, सेंड पैकेट या फिर HTTPS, एन्क्रिप्शन, साइफर टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ये सब आपको ऑलरेडी क्लियर होगा, क्योंकि वायरशार्क समझने से पहले आपको नेटवर्किंग आनी चाहिए। नेक्स्ट आती है आपके DNS प्रोटोकॉल। अभी DNS जो है वो UDP पे चलती है, अभी मैंने आपको बताया ना, एंड ये दोनों जो है ये TCP पे चलती है। तो इन दोनों में जो 3 वे हैंडशेक है वो परफॉर्म होता है। अब ये जो DNS है ये पोर्ट नंबर 53 को यूज करती है। अब इसका काम क्या है? जो आप अपने ब्राउजर पे जाके लिखते हो ना google.com, उसको किस में कन्वर्ट करना? IP में कन्वर्ट करना। अभी ये कैसे कन्वर्ट होता है ये हम किस में देखेंगे? वायरशार्क में। अब इसके बाद आता है ARP। ARP की फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अभी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। सो बेसिकली लोकल नेटवर्क के अंदर IP को MAC एड्रेस में जो कन्वर्ट करता है उसको हम बोल देते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। देन आता है आपका ICMP। अभी ICMP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अब इसमें कोई भी पोर्ट यूज नहीं होती। तो ये यूज कहाँ होता है ये भी देख लेते हैं। जब भी आप पिंग स्कैनिंग परफॉर्म करते हो वहां पे कौन से पैकेट्स भेजे जाते हैं? ICMP पैकेट्स। देन इसके बाद आता है आपका DHCP। अभी DHCP की फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सो इसका काम क्या है? मतलब अगर मान लो कि आप ये LAN है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 डिवाइसेस कनेक्टेड है। अभी एक और डिवाइस आई जो कि इस LAN के अंदर कनेक्ट होना चाहती है। अभी इस LAN के अंदर वो कनेक्ट करना चाहती है तो एक अलग IP मिलेगा इसको। अभी वो IP कौन प्रोवाइड करेगा? DHCP। मतलब जब भी कोई नई डिवाइस एक LAN के अंदर कनेक्ट करती है तो उसको जो IP है वो कौन प्रोवाइड करता है? DHCP। सो पोर्ट नंबर कौन सी है? 67 एंड 68। सो इट असाइंस IP एड्रेसेस टू डिवाइस ऑन द नेटवर्क। देन आता है आपका SSH एंड FTP। अभी SSH की जो पोर्ट नंबर है वो है 22 एंड FTP की पोर्ट नंबर है 21। जो SSH है वो यूज होती है रिमोट एक्सेस के लिए। देन जो FTP है ये यूज होती है आपके फाइल ट्रांसफर के लिए। तो गाइस इसके बाद हम कुछ कॉमन नेटवर्क इंटरफेसेस को समझते हैं। अभी ये इंटरफेसेस को समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब जब भी आप वायरशार्क ऑन करते हो ना तो उसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछा जाता है? आपका नेटवर्क इंटरफेस। और अगर आपको नेटवर्क इंटरफेस के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप वायरशार्क यूज ही नहीं कर सकते, राइट। सो अब देखते हैं कि नेटवर्क इंटरफेस एक्चुअल में होता क्या है। Our network interface is how your computer connects to the network। मतलब जो हमारी डिवाइस है वो एक्चुअल में हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड कैसे है? वायरलेस नेटवर्क में या फिर वायर्ड नेटवर्क में या फिर कौन से नेटवर्क में?
सो जो कॉमन टाइप्स है वो है ईथरनेट, वाईफाई एंड लूपबैक एड्रेस। अभी जो ईथरनेट है उसका क्या मतलब होता है, वायर्ड कनेक्शन। देन आता है आपका वाईफाई, वाईफाई का क्या मतलब है, वायरलेस कनेक्शन। देन आपका आता है लूपबैक इंटरफेस, बेसिकली ये आपके लोकल इंटरफेस को बोला गया है। सो कैसे आप पिक करो, मतलब कौन, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा इंटरफेस है आपका। अगर आप वाईफाई को यूज कर रहे हो तो आपका जो इंटरफेस है वो कौन सा है, ये वाला। अगर आप लाइक केबल के साथ कनेक्टेड हो तो आपका जो इंटरफेस है वो ईथरनेट वाला होगा। और अगर आप अपना बस लोकल नेटवर्क एनालाइज करना चाहते हो, मतलब आप लोकल नेटवर्क के बाकी के डिवाइसेस के पैकेट्स को स्निफ नहीं करना चाहते, आप बस खुद के पैकेट्स देखना चाहते हो, मतलब अपने डिवाइस के पैकेट्स को देखना चाहते हो, तो आप इसमें क्या कौन सा इंटरफेस यूज करोगे, लूपबैक। अब ये चीज मैटर क्यों करती है ये भी देख लेते हैं। जो बिगिनर्स है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक कौन से इंटरफेस पे अपन जो वायरशार्क है वो पैकेट कैप्चरिंग कर सकती है। तो अगर आप रॉन्ग इंटरफेस सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो आपकी पैकेट स्निफिंग है वो नहीं होगी। सो राइट इंटरफेस सिलेक्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज यहाँ पे जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो कवर हो चुकी है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल पे, मतलब एक्चुअल में देखते हैं कि वायरशार्क दिखता कैसा है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अब हम आ चुके हैं काली लिनक्स के टर्मिनल पे। तो यहाँ पे हम वायरशार्क को कैसे चला सकते हैं वो देख लेते हैं। सुडो वायरशार्क के साथ, सुडो हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हम वायरशार्क को रूट प्रिविलेजेस देना चाहते थे। ओके, सो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, हमारा नेटवर्क इंटरफेस, जो मैंने अभी आपको बताया था। अभी यहाँ पे जो मेरा नेटवर्क इंटरफेस है वो है ETH0। अभी ETH0 कौन सा इंटरफेस होता है, ईथरनेट। तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इंटरफेस है इसको सिलेक्ट करूंगी। तो गाइस जब मैंने यहाँ पे अपना नेटवर्क इंटरफेस सिलेक्ट करा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इमीडिएटली इसने पैकेट्स जो है वो कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए। अभी जो पैकेट्स है ये है किसके, ये है जितनी भी डिवाइसेस मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है उन सबके। अभी यहाँ पे जो मेरी टारगेट डिवाइस है वो है ये विंडोज 10। तो यहाँ पे मैं अपना जो लाइक विंडोज 10 है उसका जो ब्राउजर है वो चला लेती हूँ। तो यहाँ पे ये जो स्कैनिंग है इसको एक बार मैं बंद कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पे अपना नेटवर्क इंटरफेस सिलेक्ट करा तो यहाँ पे बहुत सारे पैकेट्स जो है वो कैप्चर होना स्टार्ट हो गए। अब ये कौन से पैकेट्स हैं, जितनी भी मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस हैं इंक्लूडेड मी ऑल्सो, मतलब मेरी डिवाइस से जो भी पैकेट्स आ जा रहे हैं वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड उसके साथ साथ जो भी मेरे लोकल नेटवर्क के अंदर बाकी की डिवाइसेस हैं उनके पैकेट्स भी मुझे यहाँ पे दिखेंगे। अभी आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि कितने सारे पैकेट्स हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा पैकेट जो है वो हमारे टारगेट का है या फिर हमारा वाला पैकेट कौन सा है, ये सब हम बाद में देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि जो भी यहाँ पे पैकेट कैप्चर हुए हैं ना इनको डिस्कार्ड करके एक बार फिर से यहाँ पे मैं पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ आए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि एक लाइक अपना टर्मिनल ओपन करूंगी एंड यहाँ पे ना मैं गूगल को रिक्वेस्ट करूंगी अपने टर्मिनल से, अपनी ही डिवाइस से, जस्ट टू शो यू, मतलब आपको यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन ना हो एंड जो हमारे आउटपुट है वो थोड़ी सी क्लीन रहे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना रहे। तो इसी वजह से मैं अपनी खुद की डिवाइस यूज कर रही हूँ एंड उसमें भी मैं टर्मिनल को यूज करके गूगल को रिक्वेस्ट करूंगी। सो यहाँ पे एक बार मैं जो मेरी कमांड है वो लिख लेती हूँ जो कि है sudo curl google.com। अभी ये जो कमांड है इसका मैं आपको मतलब समझा देती हूँ कि ये है क्या। देखो हमने यहाँ पे sudo तो इसलिए यूज किया क्योंकि हम इसको एडमिन प्रिविलेजेस देना चाहते थे। देन आपका आ गया कर्ल। अभी ये जो कर्ल है ना ये समझने के लिए, अब ये जो कर्ल है ना इसको मैं समझाती हूँ। देखो C से यहाँ पे मतलब है क्लाइंट, देन ये है आपका URL, मतलब जो भी आपका क्लाइंट URL है वो आप मेंशन करोगे इसके बाद। तो हमारा यहाँ पे क्लाइंट URL क्या है, google.com। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं टर्मिनल में ये कर्ल टूल को यूज करके गूगल को रिक्वेस्ट करती हूँ। सो ये रिक्वेस्ट भेजने से पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगी, जो पैकेट कैप्चरिंग है वायरशार्क में वो स्टार्ट करूंगी। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट होती है ना वो ये बटन से होगी जो ब्लू है। ओके, सो एक बार इस ब्लू बटन पे मैं क्लिक करूंगी एंड यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है कि जो प्रीवियस पैकेट कैप्चरिंग हुई है आप इसको सेव करना चाहते हो या नहीं। तो मैं अभी के लिए सेव नहीं करना चाहती तो मैं कंटिन्यू विदाउट सेविंग करूंगी। और यहाँ पे ये जो पैकेट कैप्चरिंग है ये स्टार्ट हो चुकी है एंड इसके बाद मैं यहाँ पे एंटर करूंगी।
अभी ये जो मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, अभी ये जो रिक्वेस्ट है वो जा चुकी है एंड अपन वायरशार्क पे जाके इस रेड बटन से इस जो भी पैकेट कैप्चरिंग है उसको रोक देंगे, ये वाले बटन से, ठीक है। सो अभी मैं जो पैकेट कैप्चरिंग है वो रोक चुकी हूँ। अभी यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। सो स्टार्टिंग पे अगर आप देखो, ओके, सो ये तो टीसीपी पैकेट्स हैं, इनको अभी के लिए अपन इग्नोर करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो पैकेट्स है ना, ये सारे के सारे पहले ही से कैप्चर हो चुके थे। तो जो मेरी रिक्वेस्ट भेजने के बाद पैकेट्स कैप्चर हुए हैं ना, उन पे चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे जब मैंने लाइक टर्मिनल में जाके जो कमांड है उसको रन किया, तो यहाँ से वो पैकेट कैप्चरिंग शुरू हुई थी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले कौन सी रिक्वेस्ट गई है? डीएनएस रिक्वेस्ट। 4 रिक्वेस्ट गई है डीएनएस की। अभी डीएनएस है क्या? मैंने आपको अभी बताया क्या है। ये हमारे जो डोमेन नेम से आईपी में कन्वर्ट करता है। अभी डोमेन नेम यहाँ पे कौन सा था? google.com, क्योंकि मैंने अपने कर्ल रिक्वेस्ट में google.com यूज करा था। अभी इसने क्या किया? डीएनएस से पूछा कि इस google.com का आईपी क्या है, ठीक है। कैसे पूछा ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो आईपी है ना, ये मेरी खुद की डिवाइस का है। कैसे मुझे पता? एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, अपनी खुद की जो डिवाइस है उसका आईपी देख लेते हैं। चलते हैं अपन अपने टर्मिनल पे एंड यहाँ पे मैं अपना IF कॉन्फ़िग करके खुद का आईपी देख लेती हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा आईपी है वो क्या है? 128 वाला। तो यहाँ पे ये जो आईपी है ये मेरा खुद का आईपी है। ओके, सो ये सोर्स है, मतलब मैंने रिक्वेस्ट की किसको की? डेस्टिनेशन पे कौन सा आईपी है? .2। अब ये जो .2 है ये क्या है? ये है आपका डिफॉल्ट गेटवे। क्योंकि अभी मेरी खुद की डिवाइस को गूगल का आईपी नहीं पता, तो मेरी जो डिवाइस है वो किसको रिक्वेस्ट कर रही है? डिफॉल्ट गेटवे को रिक्वेस्ट कर रही है मेरी खुद की डिवाइस। देन रिक्वेस्ट कर क्या रही है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल जो है वो डीएनएस यूज की गई है। अभी क्या रिक्वेस्ट है? ए। अभी ए क्या है? यहाँ पे आपको जो डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो लाइक आपको मैं सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि ये जो ए है ये आपको लाइक 4 टाइम्स ए दिखेगा। यहाँ पे MX रिकॉर्ड्स हैं, देन उसके बाद और भी काफी सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। ये सारे के सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं। इन सब में एक लाइक कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करती है किसकी? डीएनएस की। जैसे कि ए जो है इसके अंदर IPv4 एड्रेस स्टोर करता है एंड ये जो है इसके अंदर IPv6 एड्रेस स्टोर करता है। ये जो MX है इसमें मेल सर्वर्स के एड्रेस स्टोर करते हैं। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। मतलब जो भी आप लाइक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो उसका जो ए रिकॉर्ड है, मतलब जो IPv4 है वो कहाँ पे स्टोर करेगा? ए रिकॉर्ड के अंदर। एंड जो IPv6 है वो कहाँ पे स्टोर करेगा? ये वाले रिकॉर्ड के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि मेरी डिवाइस ने डिफॉल्ट गेटवे को रिक्वेस्ट करी, डीएनएस रिक्वेस्ट की। अभी डीएनएस में क्या पूछा उसने? ए रिकॉर्ड। किसका? google.com का, क्योंकि google.com का अभी उसके पास IPv4 तो है ही नहीं। तो वो क्या कर रहा है, मतलब मेरी जो डिवाइस है ना जहां पे ये वायरशार्क चल रहा है, उसने रिक्वेस्ट की डिफॉल्ट गेटवे के पास। क्या रिक्वेस्ट की? कि google.com का ए रिकॉर्ड क्या है। ओके, अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद फिर से जो मेरी डिवाइस है उसने रिक्वेस्ट की किसको? फिर से गेटवे को। क्या रिक्वेस्ट की? डीएनएस प्रोटोकॉल को यूज करा है, लेकिन रिक्वेस्ट क्या की? रिक्वेस्ट क्या की? IPv6 की। तो यहाँ पे इमीडिएटली ये रिक्वेस्ट भेजने के बाद एक और रिक्वेस्ट की। अभी ये रिक्वेस्ट के अंदर क्या है? IPv6 पूछा गया है। किसका? google.com का। तो इसके बाद देखते हैं कि रिस्पॉन्स क्या आया, एट किससे रिस्पॉन्स आया। अभी यहाँ पे किसने रिस्पॉन्स किया? मेरे डिफॉल्ट गेटवे ने। अभी डिफॉल्ट गेटवे ने किसको रिस्पॉन्स किया? मेरी डिवाइस को। ऑफ कोर्स अगर मैंने रिक्वेस्ट करी है तो मुझे रिप्लाई आएगा ना। एंड यहाँ पे क्या आया हमें रिप्लाई? ओके, ए google.com मिल गया ना आईपी एड्रेस। अभी ये जो आईपी एड्रेस है ये किसका है? गूगल का। देन इसके बाद फिर से अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मेरी डिवाइस ने डिफॉल्ट गेटवे को रिक्वेस्ट करा। अभी जो डिफॉल्ट गेटवे इसको कैसे पता लगा कि लाइक जो google.com है उसका IPv4 क्या है या फिर IPv6 क्या है? वो गया था google.com के डीएनएस रिकॉर्ड्स के पास। तो फिर से जो हमारा डिफॉल्ट गेटवे है उसने क्या रिप्लाई दिया है? किसको रिप्लाई दिया? मेरी खुद की डिवाइस को। क्या रिप्लाई दिए?
IPv6 के साथ। अभी जो google.com है उसका जो IPv6 है वो भी हमें मिल गया, ये रहा IPv6 यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि जो google.com है उसका जो IPv4 है एंड IPv6 है वो हमारे डिवाइस को पता कैसे लगता है। अभी मैंने आपको बताया था कि DNS ये होता है, ये होता है, ये सब तो थ्योरेटिकल आपने सुना होगा, लेकिन आज आपने वो एक्चुअल में ऑन स्क्रीन भी देख लिया। सो गाइज यहाँ पे आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि ये जो है ये DNS क्वेरीज थी। ये कौन सी क्वेरीज थी? DNS क्वेरीज थी। मतलब जो भी मैंने अभी रिक्वेस्ट की थी google.com को उसका IPv4 एंड IPv6 हमें मिला, राइट। अभी DNS रिकॉर्ड्स के बाद यहाँ पे मेरी जो डिवाइस है उसने किसको रिक्वेस्ट करी? 142। अभी ये किसका IP है? ये तो हमें पता ही नहीं है। हमें बिल्कुल पता है ये किसका IP है। एक बार ये देखो, मिला था ना हमें गूगल का भी IP। किसका? ये क्या था? IPv4 एड्रेस था किसका? google.com का। सो यहाँ पे यहाँ तक तो जो मेरी डिवाइस थी वो किससे कम्युनिकेट कर रही थी? डिफॉल्ट गेटवे के साथ, क्योंकि हमें डायरेक्ट गूगल का IP नहीं पता था। लेकिन अब हमारे पास गूगल का IP आ चुका है, तो अब हम डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करेंगे? google.com के साथ। तो यहाँ पे हमारी जो डिवाइस है उसने डायरेक्टली गूगल को रिक्वेस्ट की। क्या रिक्वेस्ट की ये भी देख लेते हैं। TCP प्रोटोकॉल यूज हुई है। TCP हमने तो बोला था कि जब भी TCP के साथ कम्युनिकेशन होती है तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे? 3 वे हैंडशेक। तो एक बार देख ले कि 3 वे हैंडशेक जो है वो परफॉर्म हुआ भी या नहीं। अगर वो 3 वे हैंडशेक परफॉर्म हुआ होगा तो सिंड पैकेट भेजा होगा, कुछ रिप्लाई आया होगा, राइट। अभी ये जो रिप्लाई है, ये जो सिंड पैकेट भेजे गए हैं, ये जो भी एक्नॉलेजमेंट आई है, कहाँ आई है देखते हैं। सो यहाँ पे मेरी डिवाइस ने google.com को रिक्वेस्ट करी है सिंड पैकेट के साथ। सिंड पैकेट ये क्या हुआ? 3 वे हैंडशेक की स्टार्टिंग, जो फर्स्ट पैकेट था, मतलब ये मेरी खुद की डिवाइस हो गई, डिवाइस A। एंड अगर ये लाइक मान लो कि google.com के साथ अगर मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ तो ये गूगल की डिवाइस हो गई B। तो ये गूगल का सर्वर हो गया B। एंड अब ये क्या कर रहा है कि जो मेरी डिवाइस है ना, ये कनेक्शन बनाना चाहता है किसके साथ? google.com के साथ। तो यहाँ पे जो मेरी डिवाइस है वो सेंड पैकेट भेजेगी एंड ये जो गूगल का सर्वर है वो किससे रिप्लाई कर रहा है? सेंड प्लस एक्नॉलेजमेंट के साथ। एंड देन उसके बाद जो मेरी डिवाइस है वो क्या भेजती है? एक्नॉलेजमेंट। यही होता है हमारा 3 वे हैंडशेक। यहाँ पे एक बार मैं लिख देती हूँ 3 वे हैंडशेक। सो यहाँ पे सेंड पैकेट भेजा गया है मेरी डिवाइस से, राइट। एंड उसके बाद जो गूगल है, मतलब 142 किसका IP था? गूगल का, ये तो हमें पता है। तो गूगल ने किसके साथ रिप्लाई करा है? किसको रिप्लाई करा? मेरी खुद की डिवाइस को रिप्लाई करा। क्या रिप्लाई करा? सिंड प्लस एक्नॉलेजमेंट के साथ। एग्जैक्ट वही चीज तो मैंने बताई थी आपको, राइट। अभी उसके बाद जो मेरी डिवाइस है उसने गूगल को क्या रिप्लाई किया होगा? बनता तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ही है। देखते हैं कि क्या करा रिप्लाई। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ही उसने रिप्लाई किया है। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ कि एक्चुअल में जो 3 वे हैंडशेक परफॉर्म होता है वो कैसे बैकग्राउंड में काम करता है, मतलब कैसे पैकेज ट्रांसफर होते हैं, पैकेज ट्रांसफर होते भी हैं या नहीं, हमें कैसे पता लगता? ये हमें वायरशार्क दिखा रहा है। अभी ये हो गया हमारा DNS क्वेरीज। देन इसके बाद ये क्या हो गई? हमारा 3 वे हैंडशेक। अभी इस 3 वे हैंडशेक के बाद क्या होता है? जो भी एक्चुअल में डेटा कनेक्शन बनता है वही बनना था, राइट। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो HTTP रिक्वेस्ट गई है। अभी HTTP रिक्वेस्ट क्यों गई है? मैंने तो google.com को एक्सेस करा था, लेकिन वो तो HTTPS के साथ काम करती है, तो यहाँ पे HTTP क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि जब मैंने रिक्वेस्ट करी थी वहां पे क्या लिखा था मैंने? curl google.com। तो ये बाय डिफॉल्ट जो मेरी रिक्वेस्ट थी ना, ये HTTP के साथ ही गई थी, ठीक है। सो यहाँ पे इसीलिए HTTP आ रहा है एंड 1.1 वर्जन। अब ये जो 1.1 वर्जन है ना, ये HTTP का ही होता है। अगर यहाँ पे 2.0 होता तो ये किसका वर्जन है? HTTPS का, ये जो वर्जन आपको दिख रहा है। देन जब ये HTTP रिक्वेस्ट भेजी ना मेरी डिवाइस ने किसको? गूगल को। देन गूगल ने किसके साथ रिप्लाई करा? एक्नॉलेजमेंट के साथ। अभी एक्नॉलेजमेंट भेजते इमीडिएटली ही गूगल ने रिप्लाई किया। यहाँ पे फिर से ये देखो गूगल की तरफ से रिक्वेस्ट आई। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये रिक्वेस्ट भेजते ही इमीडिएटली फिर से गूगल ने एक रिक्वेस्ट की है। क्या रिक्वेस्ट की है? मेरी डिवाइस को रिक्वेस्ट की है, लेकिन करी क्या है? मूव्ड परमानेंटली, ये है स्टेटस कोड।
301। अभी ये जो स्टेटस कोड है ये होता है कि जो भी आप चीज को एक्सेस कर रहे हो वो कहीं और मूव हो चुकी है। ये क्यों आया? अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये लाइक बाय डिफॉल्ट कहाँ पे गई थी रिक्वेस्ट, HTTP के पास। लेकिन जो google.com है वो हम HTTP के साथ एक्सेस नहीं कर सकते, वो हम किसके साथ करते हैं एक्सेस? HTTPS के साथ, राइट। इसी वजह से यहाँ पे क्या रिप्लाई आया था? मूव्ड परमानेंटली। देन उसके बाद जो मेरी डिवाइस है उसने एक्नॉलेजमेंट की कि ठीक है मूव्ड परमानेंटली, मैं एक्नॉलेज करता हूँ। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि यहाँ तक जितने भी पैकेट्स आए हैं ना ये क्या है, राइट। अभी इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे ना कुछ फिन पैकेट गए हैं। अभी यहाँ पे ये चीज समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि टीसीपी में जैसे कि एक 3-वे हैंडशेक होते हैं ना, वैसे ही एक 4-वे हैंडशेक भी होता है। अभी ये जो 3-वे हैंडशेक है ये कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए होता है, बट ये जो 4-वे हैंडशेक है ना ये होता है कनेक्शन को फिनिश करने के लिए। मतलब अगर आप टीसीपी में हो और कनेक्शन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको 3-वे हैंडशेक करना होगा, एंड सारी की सारी कम्युनिकेशन होने के बाद जो भी लाइक आपने डेटा शेयर करना था वो हो गया। अभी अगर आप उस जो कनेक्शन है उसको खत्म करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा? 4-वे हैंडशेक परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो अगर हमने 3-वे हैंडशेक जो है वो वायरशार्क में देखा भी, राइट, तो 4-वे हैंडशेक भी होगा, देखें। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ तक तो हमारी कम्युनिकेशन हुई थी, राइट। अभी जो मेरी डिवाइस है 128 उसने किसको रिक्वेस्ट करी? गूगल को। अभी क्या रिक्वेस्ट करी है? फिन। तो 4-वे हैंडशेक एक्चुअल में देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 4-वे हैंडशेक में कौन से पैकेट्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो गाइस जैसे कि ये मेरी खुद की डिवाइस है एंड ये हुआ है सर्वर किसका? google.com का। तो अब मेरी जो डिवाइस है वो कनेक्शन को टर्मिनेट करना चाहती है, मतलब फिनिश करना चाहती है। तो यहाँ पे जो मेरी डिवाइस है वो कुछ पैकेट्स भेजती है जो कि है फिन पैकेट, ठीक है, मतलब फिनिश। अभी ये जो google.com है वो इमीडिएटली किसके साथ रिप्लाई करेगा? एक्नॉलेजमेंट के साथ, एंड उसी टाइम पे एक और पैकेट भेजा जाएगा जो कि होगा फिन पैकेट, ठीक है। तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है ये प्रीवियस फिन पैकेट की है। अब ये जो फिन पैकेट है ये एक्चुअल में ये बताता है कि जो google.com है ये भी कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए रेडी है। देन लास्ट पे जो मेरी खुद की डिवाइस है वो क्या भेजेगी? एक्नॉलेजमेंट। किसकी एक्नॉलेजमेंट? इस फिन पैकेट की। सो आई होप जो 4-वे हैंडशेक है ये आपको क्लियर होगा कि कैसे टीसीपी में दो डिवाइसेस कनेक्शन को टर्मिनेट करती हैं। तो एक्चुअल में देखिए वायरशार्क में कि कैसे अपन लाइक ये जो 4-वे हैंडशेक है ये परफॉर्म होता है। सो यहाँ पे जो मेरी डिवाइस है वो गूगल को क्या भेज रही है? फिन पैकेट। ये जो एक्नॉलेजमेंट है ना ये तो प्रीवियसली जो भी पैकेट ट्रांसफर हुए हैं उसकी एक्नॉलेजमेंट है। तो यहाँ पे ये जो पैकेट है फिन पैकेट अभी मैंने आपको बताया ये भेज दिया गया किसकी तरफ से? मेरी डिवाइस की तरफ से। देन उसके बाद जो google.com है वो रिप्लाई कर रहा है किसको? मेरी डिवाइस को 128 को। क्या रिप्लाई कर रहा है यहाँ पे? एक्नॉलेजमेंट। अभी एक्नॉलेजमेंट के बाद जो google.com है वो फिर से यहाँ पे क्या भेज रहा है? फिन पैकेट। यहाँ पे बताया था ना फिन पैकेट। अभी फिन के साथ साथ यहाँ पे पुश एंड एक्नॉलेजमेंट पैकेट भी भेजा गया है। देन लास्ट में जो मेरी डिवाइस है उसने फाइनली यहाँ पे क्या भेजा? एक्नॉलेजमेंट भेजा। जो फाइनल आपकी एक्नॉलेजमेंट होती है वो यहाँ पे भेज दी गई। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के बाद क्या परफॉर्म हुआ है? यहाँ तक 4-वे हैंडशेक। सो गाइस हमने वायरशार्क के अंदर आज क्या देखा? सबसे पहले देखा कि कैसे जो हमारी डिवाइस है वो डीएनएस क्वेरीज भेजती है। देन उसके बाद हमने जो 3-वे हैंडशेक है वो भी देखा। देन जो भी कम्युनिकेशन होती है हमारी डिवाइस और सर्वर के बीच डायरेक्ट वो भी देखी। देन उसके बाद जो 4-वे हैंडशेक परफॉर्म होता है वो भी हमने वायरशार्क के अंदर देखा। मतलब जो अब तक आप सोचते थे ना कि ये रिक्वेस्ट ऐसे जा रही है ऐसे आ रही है, इसको आपने आज प्रैक्टिकली वायरशार्क के अंदर देखा कि ये एक्चुअल में ट्रैवल कैसे करती है, क्या क्या इसमें होता है ये सब। अभी आप बोलोगे कि ठीक है ये हमने समझ लिया, अभी इसके बाद क्या? अभी गाइस यहाँ पे आपने कुछ ना कलर्स देखे होंगे वायरशार्क के अंदर, मतलब कहीं पे ग्रीन कलर है, कहीं पे लाइट पर्पल कलर है, राइट। अभी इन कलर्स का भी मतलब होता है। अभी ये कलर क्या है इनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो लाइट ग्रीन कलर है ना ये होता है आपका टीसीपी ट्रैफिक। देन आता है आपका लाइट ब्लू कलर, ये होता है आपका यूडीपी ट्रैफिक। देन आता है आपका ब्लैक जो कलर होता है बैकग्राउंड पे एंड रेड कलर का टेक्स्ट होता है। तो इसमें क्या होता है जो भी टीसीपी एरर्स है वो आपको इसमें दिखेंगे इस कलर में।
देन आता है आपका लाइट येलो कलर, इसमें जो भी ARP कम्युनिकेशन होती है, मतलब ARP प्रोटोकॉल को यूज करके जो भी पैकेट्स ट्रांसफर किए जाते हैं वो आपको लाइट येलो कलर में शो होंगे। देन आते हैं आपके लाइट पर्पल। अभी लाइट पर्पल में क्या पैकेट्स आपको शो होते हैं, यहाँ पे ICMP पिंक ट्रैफिक। देन डार्क ब्लू में आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, DNS ट्रैफिक। देन व्हाइट कलर में आपको क्या दिखेगा, जनरल TCP डेटा, और जो भी HTTP डेटा है वो आपको व्हाइट कलर में दिखेगा। देन अगर रेड बैकग्राउंड में आपको कुछ दिख रहा है तो वो है सीरियस TCP प्रॉब्लम्स, मतलब अगर कोई डेटा जो है वो रिट्रांसमिट हो रहा है तो वो आपको किस कलर में दिखेगा, रेड कलर में। सो यहाँ पे आप देखो कि जो DNS ट्रैफिक है वो किस में भेजा गया, ब्लू कलर के अंदर, एंड जो भी TCP ट्रैफिक है वो किस कलर में शो हो रहा है, यहाँ पे ग्रीन कलर में। अब आप बोलोगे कि ये जो कलर्स हैं इनको अपन कस्टमाइज कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये देखते हैं। तो अब देखते हैं कि आप किस तरह से इन कलर्स को कस्टमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको व्यू में जाना है, एंड व्यू में जाके आपको कलरिंग रूल्स जो है वो आप देख सकते हो उसमें। देन आता है आपका मैनेज रूल्स, मतलब अगर आप लाइक खुद के कुछ रूल्स जो है वो क्रिएट करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जो है इन रूल्स को ऑन ऑफ भी कर सकते हो। देन हाईलाइट कन्वर्सेशन, मतलब अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर कन्वर्सेशन जो है वो हाईलाइट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली राइट क्लिक करो एंड कलराइज कन्वर्सेशन पे जाके। देन अगर आप सारे ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर से आप कलर्स को रीसेट करना चाहते हो ऑन इट्स डिफॉल्ट वैल्यूज, जो भी है मतलब उनके डिफॉल्ट कलर्स हैं उन पे लाइक रीसेट करना चाहते हो, तो डायरेक्टली व्यू पे जाओ, कलराइज कन्वर्सेशन एंड रीसेट ऑल। एक बार करके देख लेते हैं अपन। तो गाइज यहाँ पे है आपका व्यू, एंड व्यू में जाने के बाद आप यहाँ पे देखो कलराइज पैकेट लिस्ट, एंड उसके बाद आप लाइक कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो कलर्स हैं वो देख सकते हो। तो गाइज यहाँ पे व्यू में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगी। तो सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पे है कलराइज पैकेट लिस्ट, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखो यहाँ पे सारे के सारे, तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो कलर्स हैं वो हट चुके हैं, सारे के सारे ब्लैक कलर में आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार फिर से कलराइज पे क्लिक कर लेते हैं ताकि जो हमारे कलर्स हैं वो वैसे ही रहे। देन इसके बाद कलरिंग रूल्स में जाओ, एंड यहाँ पे आप जो रूल्स हैं वो देख भी सकते हो एंड इसको चेंज भी कर सकते हो। और अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन को कलराइज करना चाहते हो खुद से तो आप कैसे कर सकते हो, जैसे कि ये एक कन्वर्सेशन है जिसको मैं कलराइज करना चाहती हूँ, तो राइट क्लिक करो एंड जाओ आप कलराइज कन्वर्सेशन पे। तो अगर आप इस कन्वर्सेशन को कलराइज करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करो एंड देन जाओ कलराइज कन्वर्सेशन, देन TCP पे जाके कोई भी कलर जो है वो आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चूज करती हूँ ये ग्रीन कलर। तो ये जो भी TCP कन्वर्सेशन है ये सारे के सारे ग्रीन कलर में टर्न कर चुकी हैं। तो यहाँ पे आ गया आपका DNS इन पैकेट कैप्चर, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैसे होता है, जब भी आप google.com लिखते हो तो एक DNS क्वेरी जाती है, एंड देन जो DNS सर्वर है वो रिप्लाई करता है विद इट्स IP एड्रेस इन अ DNS रिस्पॉन्स पैकेट, जो कि मैंने आपको अभी बताए थे A, एंड ये जो 4 टाइम्स A है ये क्या है, एंड इसमें क्या ट्रैवल करता है आपका IPv6। तो इसमें क्या क्या हमने ढूंढना होता है। तो यहाँ पे मान लो कि आपको DNS जो पैकेट्स हैं वो नहीं दिख रहे, तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, फिल्टर्स को। अब ये फिल्टर्स यूज कैसे करते हैं ये हम देखेंगे आगे। देन आता है आपका फॉलोइंग अ TCP स्ट्रीम। अभी ये क्या होता है, अभी तक हमने जो भी किया वो क्या था, लाइक बेसिकली हमने ये देखा कि कौन से पैकेट कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उस पैकेट में है क्या, राइट। तो अगर आप उस पैकेट को अच्छे से देखना चाहते हो, वो लाइक जो भी डेटा लेके जा रहे हैं अगर आप वो देखना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्या यूज करना होगा, TCP स्ट्रीम। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फॉलो करना होगा TCP स्ट्रीम को। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगी। तो सिंपली आप राइट क्लिक करो किसी भी पैकेट के ऊपर एंड फॉलो पे जाओ, एंड देन उसके बाद TCP स्ट्रीम पे जाओ। ये क्या करेगा, शोज द फुल कन्वर्सेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस इन रीडेबल टेक्स्ट। मतलब आप एक्चुअल में रीड कर सकते हो कि जो भी कन्वर्सेशन हो रही है 2 डिवाइसेस के बीच। ग्रेट फॉर सीइंग फुल HTTP रिक्वेस्ट, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि जो HTTP है ये लाइक इसमें जो भी डेटा ट्रैवल करता है वो अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में करता है, राइट। अभी अगर अनएनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा ट्रैवल करता है तो ये मतलब प्लेन टेक्स्ट में होगा। अभी प्लेन टेक्स्ट तो आप इजीली रीड आउट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे ये बहुत ही यूजफुल रहता है HTTP ट्रैफिक को रीड करने के लिए।
देन यू कैन लिटरली रीड व्हाट वाज सेंट एंड रिसीव्ड, मतलब आपके लोकल नेटवर्क के अंदर आपके सामने वाली जो डिवाइस है वो क्या कन्वर्सेशन कर रही है, क्या पैकेट सेंड कर रही है, कौन सा डेटा ट्रांसफर कर रही है, आप सब देख सकते हो इस लाइक टीसीपी स्ट्रीम को फॉलो करके। सो एक बार देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट थी जो कि थी मूव्ड परमानेंटली, जो कि हमें क्या बता रही थी कि हमने HTTP को रिक्वेस्ट करा लेकिन वो कहाँ पे मूव हो चुकी है, HTTPS पे। तो यहाँ पे एक बार लाइक मैं देखना चाहती हूँ कि क्या रिक्वेस्ट था या फिर क्या डेटा मेरे तक आया था। तो मैं क्या करूंगी, इसको राइट क्लिक करूंगी एंड राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कहाँ पे जाओगे, फॉलो पे, देन आप कहाँ पे जाओगे, टीसीपी स्ट्रीम पे। टीसीपी स्ट्रीम पे जाने के बाद आपको एक्चुअल में जो भी लाइक रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स थी वो आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे दो कलर्स आपको दिख रहे हैं, जो कि एक तो है रेड कलर एंड दूसरा है पर्पल कलर। अभी ये दोनों कलर्स कौन से हैं एंड ये जो भी आपको दिख रहा है इन कलर्स के अंदर ये क्या है। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या लिख रखा है कि जो रेड कलर में है ये क्लाइंट ने जो भेजा वो है, मतलब जो मैंने रिक्वेस्ट की है वो है ये, ठीक है। एंड जो हमें रिस्पॉन्स आया वो आपको किस कलर में दिखेगा, पर्पल कलर में, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या मुझे रिस्पॉन्स आया है, मैंने क्या रिक्वेस्ट की है, या फिर आपके लोकल नेटवर्क के अंदर जो दूसरी डिवाइस है उसने क्या रिक्वेस्ट करी थी। सो गाइस अब देखते हैं कैप्चर फिल्टर्स एंड डिस्प्ले फिल्टर्स। सो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि कैप्चर फिल्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली जब आप कैप्चरिंग स्टार्ट करते हो उससे पहले जो आप फिल्टर्स अप्लाई करते हो उनको बोलते हैं हम कैप्चर फिल्टर्स। तो ये कब यूज होता है, बिफोर कैप्चरिंग। एंड जो डिस्प्ले फिल्टर्स है ये कब यूज होता है, आफ्टर कैप्चरिंग, मतलब जब हमने जो पैकेट्स है उनको कैप्चर कर लिया, अभी उसके बाद जब मैं फिल्टर आउट करना चाहती हूँ तो मैं डिस्प्ले फिल्टर्स का यूज करूंगी। तो इसका पर्पस क्या है, लिमिट व्हाट गेट्स रिकॉर्डेड, मतलब हम वायरशार्क के अंदर सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं करना चाहते, हम कुछ पैकेट्स को ही रिकॉर्ड करना चाहते हैं। देन ये जो डिस्प्ले फिल्टर्स है इसका क्या पर्पस है, फाइंड स्पेसिफिक पैकेट्स, मतलब आपने जो कैप्चर करना था वो तो हो गया, अभी उसके बाद आप ढूंढना चाहते हो, अभी आप क्या करोगे, बार बार स्क्रॉल करोगे एंड उसमें से ढूंढोगे नहीं, आप डायरेक्टली फिल्टर आउट कर सकते हो अपने जो भी पैकेट्स हैं उनको। देन अगर एग्जांपल की बात करें तो जो कैप्चर फिल्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं एंड जो डिस्प्ले फिल्टर्स हैं वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो एक बार आपको मैं ये बता देती हूँ कि ये जो फिल्टर्स हैं ये कहाँ पे आप लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, लेकिन मैं यहाँ पे बस HTTP ट्रैफिक देखना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली लिखूंगी HTTP। अभी मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मुझे ये सारे का सारा ट्रैफिक नहीं देखना, मुझे बस HTTP ट्रैफिक देखना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी डिस्प्ले फिल्टर के ऊपर एंड यहाँ पे लिखूंगी HTTP। अभी जब मैंने ये HTTP तक लिखा था ना, तो यहाँ पे देखो कि जो आपकी फिल्टर बार थी ना, ये क्या थी, रेड कलर में। रेड कलर का क्या मतलब है कि जो भी आप फिल्टर यूज कर रहे हो वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे जब मैंने पूरा HTTP लिखा ना, तो ये जो फिल्टर बार थी ये क्या हो गई, ग्रीन, मतलब ये जो मैं फिल्टर यूज कर रही हूँ ये बिल्कुल ठीक है। देन इसके बाद इस एरो पे मैं क्लिक करके जो भी मेरे लाइक HTTP वाला ट्रैफिक है उसको फिल्टर आउट करूंगी। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखो कि जितना भी ट्रैफिक था वो सारा का सारा यहाँ से चला गया है। मेरे पास कौन सा ट्रैफिक है, HTTP। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैम बाकी का ट्रैफिक वो डिलीट हो गया क्या, बिल्कुल नहीं हुआ। सिंपली आप इस फिल्टर को डिलीट करो यहाँ से एंड इस एरो पे क्लिक करो, सारा का सारा आपके पास डेटा आ गया ना। तो कुछ डिस्प्ले फिल्टर्स एंड कैप्चर फिल्टर्स की एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका कैप्चर फिल्टर, तो ये कुछ एग्जांपल है पोर्ट 80। सो ये क्या करेगा, HTTP ट्रैफिक ही कैप्चर करेगा। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे HTTP दिखा था ना, उसी तरह से आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि जो 80 पोर्ट नंबर है वो किसकी होती है, HTTP की। देन आते हैं आपके पोर्ट नंबर 53, मतलब आप जो DNS ट्रैफिक है उसको कैप्चर करना चाहते हो। देन अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस का डेटा कैप्चर करना चाहते हो, मतलब एक डिवाइस के जो भी पैकेट्स हैं वो कैप्चर करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे होस्ट लिख के उसका IP जो है वो भी मेंशन कर सकते हो। इससे क्या होगा, बाकी सारी डिवाइसेस के जो पैकेट्स हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, मतलब वो चले जाएंगे। आपके पास कौन सा डेटा जो है, मतलब कौन से पैकेट्स रहेंगे, बस इस डिवाइस के रिलेटेड। देन आपका आता है नेट एंड ये आपकी नेटवर्क रेंज। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि आपके पूरे के पूरे जो लोकल नेटवर्क है ना, उसका अगर आपने डेटा देखना है तो आप ये यूज कर सकते हो। देन देखते हैं डिस्प्ले फिल्टर एग्जांपल्स। अभी डिस्प्ले फिल्टर, अभी यहाँ तक हमने जितने भी फिल्टर्स देखे ना, ये सारे के सारे कौन से फिल्टर्स थे, कैप्चर फिल्टर्स, मतलब डेटा कैप्चरिंग से पहले वाले फिल्टर्स।
अब हम देखेंगे डिस्प्ले फिल्टर एग्जांपल्स, मतलब पैकेट कैप्चरिंग के बाद हम कौन कौन से फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका जो फिल्टर है वो ये है HTTP रिक्वेस्ट, मतलब जो HTTP रिक्वेस्ट है उनको आप कैप्चर करना चाहते हो। देन DNS क्वेरी को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, अगर आप एक नाम मेंशन कर सकते हो कि मुझे google.com के रिलेटेड जो भी DNS क्वेरीज हुई है मुझे वही देखनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। देन आपका आता है TCP पोर्ट, मतलब अगर आप HTTPS का कोई जो डेटा है वो देखना चाहते हो तो आप ऐसे जो फिल्टर है वो यूज कर सकते हो। देन आपका आता है कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डिवाइस का डेटा देखना चाहते हो तो आप इस तरह से जो उसका IP है वो भी मेंशन कर सकते हो। देन अगर आप TCP में जो पैकेट्स रीट्रांसमिट हुए हैं वही देखना चाहते हो तो आप ये वाला फिल्टर भी यूज कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, HTTP ट्रैफिक को एनालाइज करके देखेंगे। सो गाइज यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने वायरशार्क के ऊपर और हमारा जो टारगेट मशीन रहेगी वो होगी ये विंडोज 10। अभी ये विंडोज 10 के अंदर मैंने एक डेमो वेबसाइट जो है वो चला रखी है। अभी आप ऐसे ही किसी भी वेबसाइट पे ये पैकेट स्निफिंग जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये इलीगल है। जो इलीगल प्रैक्टिसेस है वो हम सपोर्ट नहीं करते। तो इसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे एक डेमो वेबसाइट ली है। मतलब ये एक वल्नरेबल वेबसाइट होती है जहाँ पे हम कोई भी अटैक्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने वायरशार्क में जाके जो पैकेट कैप्चरिंग है वो स्टार्ट कर दी है एंड विंडोज 10 में जाके मैं यहाँ पे कुछ जो यूजर नेम पासवर्ड है वो एंटर करूंगी एंड एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी काली लिनक्स में एंड ये जो पैकेट कैप्चरिंग है इसको बंद करती हूँ। अभी यहाँ पे तो बहुत सारे पैकेट्स आपको दिख रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिल्टर्स को यूज करेंगे। एंड फिल्टर्स को कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैं लिख देती हूँ HTTP, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, बस HTTP ट्रैफिक। तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको बस HTTP जो पैकेट्स हैं वही दिखा रहा है। अभी यहाँ पे मुझे कौन सा पैकेट चाहिए, जिस पैकेट के अंदर जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। कैसे देख सकती हूँ, यहाँ पे ये जो login.jsp है, लग रहा है ना कि कुछ यूजर नेम एंड पासवर्ड टाइप इसमें कुछ ट्रैवल कर रहा होगा। तो मैं कैसे देख सकती हूँ, सिंपली राइट क्लिक करूंगी एंड फॉलो पे जाऊंगी एंड उसके बाद TCP स्ट्रीम पे जाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो गाइस मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो रेड कलर में होती है ये वो रिक्वेस्ट होती है जो कि एक डिवाइस अपने टारगेट को भेजता है। मतलब यहाँ पे डिवाइस कौन है, विंडोज 10, एंड टारगेट कौन है, जो भी वेबसाइट के साथ मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ उसका सर्वर, राइट। अभी ये जो रिक्वेस्ट है, अभी इसमें कहीं ना कहीं यूजर नेम पासवर्ड तो होगा ना, चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा है, UID एडमिन एंड पासवर्ड एडमिन, जो कि मैंने उस वेबसाइट पे एंटर करा था। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके देख सकते हो, लाइव देख सकते हो कि किस तरह से जो पैकेट्स हैं उनको स्निफ किया जाता है एंड उनमें से जो आपके यूजर नेम एंड पासवर्ड्स हैं वो चुराए जाते हैं। तो गाइस लास्ट में आपका आता है सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो फाइल पे जाके सेव एज पे क्लिक करके आप अपने रिजल्ट को सेव कर सकते हो। और अगर आप किसी स्पेसिफाइड पैकेट्स को ही सेव करना चाहते हो तो आप फाइल पे जाओ एंड देन एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड पैकेट्स पे जाके आप पर्टिकुलर जो भी आपके डिजायर्ड पैकेट्स हैं, जैसे कि मैं अभी HTTP ट्रैफिक को जो है वो सेव करना चाहती हूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। देन अगर आप ये रिपोर्ट्स को शेयर करना चाहते हो तो डायरेक्टली जो PCAP फाइल्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हो फॉर एनालिसिस। तो अगर कंपैटिबिलिटी की बात करें तो जो वायरशार्क है वो कोई भी PCAP फाइल जो है वो ओपन कर सकता है, चाहे वो TCP डंप से बनी हो या फिर किसी भी और टूल से बनी हो। तो ये सब सीखने के बाद आपको करना क्या चाहिए मैं आपको ये बताऊंगी। ये सब सीखने के बाद आपको करना क्या चाहिए अब मैं आपको ये बताऊंगी। सिंपली आप इस चीज की प्रैक्टिस करो, कैप्चर करो अपने खुद का ब्राउजिंग ट्रैफिक। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको कर्ल कमांड के साथ जो पैकेट कैप्चरिंग है वो बताई थी, सेम वही टेक्निक को यूज करो। देन उसके बाद आपको बनी बनाई कुछ PCAP फाइल्स मिल जाएंगी वायरशार्क के सैंपल कैप्चर पेज से। वहां पे जाके जो .pcap फाइल्स हैं इनको उठाओ एंड उनको एनालाइज करना शुरू करो। देन इसके बाद SSL एंड TLS के बारे में पढ़ना शुरू करो। यहाँ पे इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, 3-वे हैंडशेक, 4-वे हैंडशेक, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन इसके बाद आप ट्राई हैक मी पे प्रैक्टिस कर सकते हो एंड हैक द बॉक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डेमो वेबसाइट्स हैं इनको आप यूज कर सकते हो फॉर पैकेट कैप्चरिंग। तो डायरेक्टली आप इसमें जो पासवर्ड्स हैं एंड यूजर नेम्स हैं वो डाल के
अपनी काली मशीन के अंदर कैप्चर कर सकते हो, जिस तरह से मैंने अभी आपको लाइव डेमो में बताया। तो दोस्तों कोर्स कंप्लीट हुआ और अब एक सेकंड के लिए सोचो, शुरू में आपको पैकेट्स का नाम भी नहीं आता था और अब आप लाइव नेटवर्क ट्रैफिक देख सकते हो, डीएनएस क्वेरीज को समझ सकते हो, टीसीपी हैंडशेक आइडेंटिफाई कर सकते हो, एचटीटीपी डेटा रीड भी कर सकते हो। ये सिर्फ एक टूल सीखना नहीं है, ये वो पर्सपेक्टिव था जो एक नॉर्मल यूजर के पास कभी नहीं होता। अब आप नेटवर्क को उस एंगल से देखते हो जिस एंगल से प्रोफेशनल्स देखते हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। इस चैनल पे हम साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग सिखाते हैं, प्रॉपरली, प्रैक्टिकली और बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में। चाहे आप कंप्लीट बिगिनर हो या फिर अपनी स्किल्स को थोड़ी बहुत शार्प करना चाहते हो। अगर ये कोर्स आपके काम आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो ये समझना चाहते हैं कि उनका डेटा एक्चुअल में सेफ है या नहीं, क्योंकि नॉलेज को शेयर करना यही है सबसे बड़ी सिक्योरिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एथिकल।